चलिए ध्यान दीजिएगा सब। अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ है आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 है ना, उसका साइंस का आज लेक्चर पूरा के पूरा क्वेश्चंस का जो 70 के 70 एमसीक्यू पूछा गया है वो सभी के सभी क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन डिस्कशंस के साथ आप लोगों को बतलाया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है जो हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है, इसीलिए इसको जान लेना और समझ लेना जरूरी है। इसमें जो कुल प्रश्न हैं वो कुल प्रश्नों की संख्या है 70, 20 और 8, यानी टोटल 98 प्रश्न पूछे गए। टोटल 98 प्रश्न पूछे गए, लेकिन 98 में से ऑल का जवाब देना नहीं है, ठीक है। 98 आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हर में से 50% क्वेश्चन या फिर उसके अकॉर्डिंग वो लिखा रहेगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि अभी जस्ट हम आपको बतला रहे हैं, यहाँ पे 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मतलब 1 से 70 यानी 70 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। साथ में ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 2 इंट्रोडक्शन का बतलाया जा रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। पॉइंट नंबर 3 है, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब दाहिने तरफ अंक दिए रहेंगे जो प्रश्न के कितने नंबर है यह क्लियर करेगा। और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। कहने का मतलब है जो आपका समय अवधि है, जैसे कि अगर 3 घंटा समय दिया जाता है तो आपके लिए स्पेशल 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, ताकि आप 15 मिनट प्रश्नों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में अगर संबंध की बात करते हैं तो जो गोलीय दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण और हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है उसका संबंध F बराबर R/2, यानी हमेशा फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, जैसे कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, है ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो है आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत बन सकती है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, है ना, अनंत बन सकती है। जैसे होता क्या है कि जब दो को आमने सामने समतल दर्पण रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें वस्तु के समान और जितने दूरी पर रखा गया उतने दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब दो समतल दर्पण आमने सामने रख देंगे तो वो दर्पण के अंदर दर्पण, फिर उसके अंदर दर्पण, फिर उसके अंदर दर्पण, यानी प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब, उसके अंदर प्रतिबिंब, ऐसे अनंत प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। दाढ़ी बनाने में, क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है नजदीक रखी हुई वस्तु को मतलब सीधा और आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण उसको मतलब जो छोटे जैसे दांत होते हैं, दांत के डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे सामानों को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है ना, सीधा और काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। किसी भी समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है उसका जो मान होता है वो अनंत होता है। फोकस दूरी का मान अनंत होता है, क्योंकि जितनी दूर वस्तु रखी जाती है उतनी दूर प्रतिबिंब इसमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। कहा जा रहा है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर जब लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब सीधा, तो परावर्तन कोण का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है 0 डिग्री। 0 डिग्री, यानी जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत होती है या गिरती है तब अभिलंब के साथ ही आती है। इस स्थिति में आपतन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसको समझ लीजिए, होता क्या है कि जब एक समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है और यह एक अभिलंब है, और जब इस पर जो प्रकाश है वह लंबवत या सीधा गिरती है ना, सीधा आएगी तो यह अभिलंब के साथ आएगी। अभिलंब और आपतित किरण जो होगा उसके बीच का कोण जो होगा वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। जैसे मैग्निफिकेशन की बात हो रही, समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वह धनात्मक होता है यानी प्लस में होता है। तो साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें जितना दूर वस्तु है उतने दूर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, या जितना ऊंचा वस्तु है उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मैग्निफिकेशन यानी m बराबर जो होता है h डैश बटा h, m बराबर होता है h डैश बटा h। अगर
कहा जाए कि जितना ऊंचा, चलो तो यहाँ पे m बराबर h डैश बटा h है, यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। तो ऐसे में h बटा h हो जाएगा और इसका मान धनात्मक 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कार्तीय चीप परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वही लेंस सूत्र अगर पूछा जाता, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है वह वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यह वस्तु को छोटा करके दिखाना ही इसका कार्य है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तैयार करता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग ज्यादातर करते हैं, हजामती दर्पण में उपयोग होता है। साथ में उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो बैक मिरर के रूप में, यानी गाड़ी के पीछे के वस्तु को देखने के लिए उस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बड़े बड़े जो गाड़ियां होती हैं या सड़क के किनारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज में वह दर्पण में आसानी से दिख सके। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? अब यहाँ पे बड़ा और आभासी पूछा तो अवतल दर्पण से यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब तैयार होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको जैसे मालूम भी होगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की आवर्धन m किसके बराबर होती है? लेंस की आवर्धन जो होता है m वह किसके बराबर होता है? तो वह v बटा u के बराबर होता है, v बटा u के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल और उत्तल दोनों, या इनमें से कोई का नहीं। तो कहने का मतलब है जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब छोटे वस्तु को देखने वाला, यानी सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हमेशा जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग होता है, हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी यानी कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से दोनों? समतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सिनेमा के जो पर्दे होते हैं उस पे वास्तविक प्रतिबिंब उतारा जाता है ताकि मतलब उसे सही से देखा जा सके, सीधा करके दिखाया जा सके। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 19, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? लेंस, जो लेंस होते हैं उसके कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो लेंस, गोलीय लेंस में होता क्या है कि इसमें दो वक्ता केंद्र तैयार होते हैं, दो वक्ता केंद्र तैयार होते हैं। कितने वक्ता केंद्र होते हैं? दो वक्ता केंद्र होते हैं। इस प्रकार से इसके दो वक्ता केंद्र, दो सेंटर पॉइंट हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो वक्ता केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का एसआई मात्रक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्यों? एच डैश बटा एच अगर देखा जाए, हाइट नापा जाए तो हाइट मीटर या सेंटीमीटर में देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, तो मात्रक क्या है कि खत्म हो जाता है, मात्रक खत्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि यह मात्रक विहीन हो जाता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माध्यम जो है, दो गो माध्यम यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम के सापेक्ष अगर बात करें तो दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और दिशा में बदलाव होते रहता है। इसलिए अलग अलग माध्यम में अलग अलग मतलब चाल भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलो ध्यान देगा सब। क्वेश्चन नंबर 23, किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस यानी अगर वक्ता केंद्र दो होगा तो मुख्य फोकस कितने हो जाएंगे? वह भी दो हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उधर देख लेगा एक बार, ठीक है सब। चलिए ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण, दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन, कौन है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब है अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन और दहन, इन सभी में ऑक्सीकरण या रासायनिक ऑक्सीकरण होते रहता है। जबकि अवक्षेपण एक ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो विलयनों के मिलने से एक अघुलनशील ठोस बनता है। यह ऑक्सीकरण नहीं है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण जो है, विस्थापन का मतलब होता है दो तत्व एक दूसरे से अलग होकर के किसी तीसरे नए तत्वों के साथ जाकर के जुड़ना या मिल जाना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, Fe अलग है, CuSO4। यहाँ पे जब अभिक्रिया इसके साथ होता है तो Fe के साथ आ जाता है SO4 और Cu हो जाता है इससे अलग, यानी विस्थापित हो जाता है।
इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 27, जिंक से लोहे को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जिंक से लोहे को लेपित करने की प्रक्रिया को ग्लैवनीकरण कहते हैं, ताकि लोहे को सुरक्षित रखा जाए, जंग लगने से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, अधातु अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या इनमें से कुछ नहीं होते। तो अधातु जो होता है उसकी ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना, CaOH2, है ना, Ca*OH2, ये जो है इसको दीवार को सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। मतलब जब चूना खरीद कर लाते हैं तो पानी में उसको डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद जो चूना प्राप्त होता है वह बुझा हुआ चूना होता है। इसी से सफेदी किया जाता है, सफेदी यानी दीवार को रंगने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है? अम्लीय और क्षारीय, जैसा कि आप जानते हैं, बीच में उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय कहलाता है ना, 7 से कम अम्लीय कहलाता है, इसको एसिड बोलते हैं। और 7 से जो अधिक होता है ना, 7 से जो अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, NaOH, NaOH क्या है? तो NaOH की जहां तक के बात है तो NaOH जो है वह क्षार है। क्या है वह? क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है वह मतलब जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसलिए यह एक प्रकार का क्या है? NaOH, वह क्षार है। अंधेरा दिखाई देने लगा, रहने दो। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लवण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है? जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक क्या है? उत्प्रेरक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ऑक्सीकारक जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। ऑक्सीकारक जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वो कैसे ग्रहण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जब पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उनका स्वयं का क्या हो जाता है? अपचयन होता है, और वे दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, इसीलिए उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है, इसीलिए उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। यह नीला होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 इंटू 5H2O, है ना, इसका रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट का, जिसे तुतिया या नीला थोथा भी कहा जाता है। और यह क्रिस्टल हाइड्रेट कॉपर के आयनों की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है चमकीला नीला दिखाई देता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण H2S। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। H2S जो होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में जब सल्फर अपनी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो यह आसानी से हाइड्रोजन का क्या करता है? त्याग कर सकता है या दूसरे पदार्थ को अपचयित कर सकता है। इसलिए यह जो है अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। अपकारक गुण H2S। क्वेश्चन नंबर 29, समीकरण 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया के बाद तैयार करता है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीजन को अपने साथ संयोग कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है ना? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन है ZnO प्लस C, अभिक्रिया के बाद Zn प्लस CO बनाता है, इसका यही हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होते हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? SO2 के किस गुण को दर्शाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवकारक गुण को दर्शाती है। अवकारक गुण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अभिक्रिया अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 अभिक्रिया करने के बाद 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकारक के रूप में Cl2 करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया या नाइट्रोजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही वह गैस है जिसके माध्यम से मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन तो क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो जिसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, AgNO3 प्लस NCl। अभिक्रिया के बाद जो है Ag के साथ Cl आ जाता है और Na के साथ NO3 आ जाता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, AgBr। AgBr को कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। यह प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। अत्यधिक संवेदनशील होने की वजह से प्रकाश पड़ने पर यह तुरंत सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, वह टूट जाता है और टूट करके यह प्रकाश को रासायनिक गुण के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है। यही गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है कि यह जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो टूट जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या है वैद्युत अपघटन होने के बाद? इसका सही जवाब है 2:1। 2:1 क्या है कि 2H है ना, 2H मतलब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, मतलब H2O होता है जल का, तो 2H2O यह विघटन होने के बाद 2H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो 2:1 का रेशियो आ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। जल का जब वैद्युत अपघटन करने पर होता है क्या है कि दो गो हाइड्रोजन अलग और एगो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो 2:1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है ना, मोम का पिघलना, उबलता हुआ जल, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वह दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। मोम का पिघलना दहन अभिक्रिया नहीं है, न ही उबलता हुआ जल। सही जवाब है पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना ही मतलब दहन अभिक्रिया कहलाएगा। कारण क्या है कि दहन एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। तब इसको मतलब जब पेट्रोल को हम जलाते हैं तो वह जलता भी है और ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित करता है, इसलिए पेट्रोल का जलना सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट, पेशी कोशिकाओं या सभी जीवों में किण्वन की क्रिया होती है। तो इसका सही जवाब होगा ईस्ट में। ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। किसमें? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन एक अवायवीय शोषण प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट एंजाइमों की मदद से चीनी या ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन हाइड्रोजन में बदल देता है। तो ईस्ट ही वह है जिसमें किण्वन की क्रिया होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? इसका सही जवाब होगा डायफ्राम। डायफ्राम जो होते हैं फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित एक मजबूत मांसपेशिया की चादर जैसी संरचना है। यह मानव शरीर में छाती के हिस्सों को पेट के हिस्से से भौतिक रूप से अलग करती है। भौतिक रूप से अलग करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 50, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है?
पौधों में पेड़ पौधे जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम ही उसका जो है मतलब क्रिया करता है। तो खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में फ्लोएम के द्वारा होता है ना। फ्लोएम के द्वारा पौधे में मुख्य संवहन उत्तक होते हैं। जाइलम जल और खनिज को परिवहन के रूप में करता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के एक अंगों से दूसरे अंगों तक यानी एक भागों से दूसरे भागों तक पहुंचाने की क्रिया को करता है। क्लियर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। चल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, अवायवीय शोषण कोशिका अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय शोषण अवायवीय शोषण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका पूरा आचरण कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य। जबकि वायवीय शोषण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण होता है और अवायवीय शोषण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में जो श्वसन होता है वो प्रत्येक भाग में होता है। कारण क्या है कि जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन के लिए कोई एक विशिष्ट अंग यानी फेफड़ा नहीं होता है। ऐसे में पौधे अपने प्रत्येक भाग जैसे पत्ती में रंध्र होता है ना, तना में बात्र रंध्र होता है और जड़ों द्वारा अलग अलग श्वसन गैसों का आदान प्रदान वह करते रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक भाग द्वारा वह अपना श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? श्वास नली, गिल्स, नासिका द्वार छिद्र या फेफड़ा। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव श्वसन तंत्र का भाग गिल्स नहीं है, क्योंकि गिल्स के द्वारा जो श्वसन की क्रिया करता है जलीय जीव मछली करता है। जबकि मानव का जो श्वसन यंत्र है वो नासिका द्वार है, सर यंत्र है, श्वास प्रणाली है, फेफड़ा है। यह मनुष्य का जो है प्रमुख श्वसन तंत्र है। जबकि गिल्स जो है वो जलीय जीवों और मछलियों के श्वसन अंग है, क्योंकि गिल्स के द्वारा ही मछलियां श्वसन की क्रिया करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा का तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया होती है? गिल्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, श्वास नली के द्वारा या कोशिका झिल्ली के द्वारा? इसका सही जवाब है श्वास नली के द्वारा। श्वास नली के द्वारा ही टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया होती है, श्वास नली के द्वारा। क्योंकि कीटों जैसे कि टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मक्खी हो गया इत्यादि ये सब जो कीट मकोड़े हैं, इसके शरीर में श्वसन के लिए नलिका का एक जाल होता है जिसे श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ये सीधे हवा को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 55, मानव आहार जाल का सबसे लंबा भाग है? मानव आहार जाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा तथा सबसे सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है छोटी आंत। यह अत्यधिक कुंडलित होता है यानी घुमा हुआ होता है। इसके कारण पेट में कम जगह में फिट होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। यह आहार जाल का सबसे लंबा भाग है। पौधे में
भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? पौधे में स्टार्च के रूप में ही भोजन जो होता है। चालू हो गया। तो पौधे में ग्लूकोज किस रूप में होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? तो इसका सही जवाब है स्टार्च। पौधे अपना जो भोजन है वह बनाता जरूर है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग करने के लिए वह जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको संचित कर लेता है, जिसे स्टार्च या मंड कहा जाता है। ठीक है, चलो ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 57, द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है? द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व या इनमें से सभी? तो उसकी भीतरी द्वार जो होती है, भीतरी द्वार, वह मोटी होती है। पत्तियों के रंध्रों को घेरने वाली द्वार कोशिका की भीतरी दीवार जो होती है वह मोटी और लचीली होती है, मोटी और लचीली होती है, जबकि बाहरी दीवार जो होती है वह पतली होती है। और यही बनावट रंध्रों को खुलने और बंद होने में जो है वह मदद करता है। चलिए ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो जवाब है, सही जवाब है भीतरी दीवार, क्योंकि भीतरी दीवार मोटी होती है और बाहरी दीवार पतली होती है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? जीवाणु, कवक, सभी जीव या सभी हरे पौधे? स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी सभी हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। वह प्रकाश संश्लेषण करके और अपने लिए भोजन को खुद से तैयार करते हैं। तो इसका सही जवाब है सभी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी पोषण। सड़े गले पदार्थों पर वह उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, गोबर छत्ता। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल बोलते हैं इसको, इनेमल है। इनेमल जो है वो सबसे कठोर और मजबूत परत है। यह इसलिए यह दांत के सबसे बाहरी परत होता है। मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट से यह बना होता है और यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है, सबसे कठोर पदार्थ भी है इनेमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में या इन सभी में? लेटेक्स की बात हो रही है तो लेटेक्स इन सभी में पाया जाता है। लेटेक्स पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। यह बरगद, पीपल, कनेर और रबर जैसे अलग अलग पौधे में सामान्य रूप से गाढ़े सफेद दूधिया तरल के रूप में पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? ब्रिक को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, किडनी है ना। तो किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन, क्योंकि प्रत्येक ब्रिक में लाखों सूक्ष्म नलिका से मिलकर बना होता है, जिनमें नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका जिसे कहते हैं, यही नलिकाएं रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करती है। इसलिए ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरोक्रोम, यूरिक अम्ल।
जो मूत्र का पीला रंग है, वह पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें मौजूद यूरोक्रोम नामक जो वर्णक के कारण होता है, यह वर्णक शरीर में हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। यह पानी की कमी से होता है। तो यूरोक्रोम, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो डायलिसिस कहलाती है। मशीन द्वारा जब रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण, तो उसको मतलब शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। और जब इसको मतलब मशीन द्वारा किया जाता है तो हीमोडायलिसिस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोडायलिसिस। जब किसी व्यक्ति के दोनों वृक्क काम करना यानी किडनी काम करना बंद कर देता है तो कृत्रिम मतलब मशीन द्वारा शरीर के रक्त की यूरिया को अन्य उत्सर्जी पदार्थों से छान करके शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क प्रक्रिया कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेटेक्स। निम्न में से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता? सोडियम नाइट्रेट, जल, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। मतलब इनमें से कौन जो है वह मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट स्वस्थ मानव मूत्र के रूप में जल का जो है 95-96%, यूरिया जो है, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और सोडियम क्लोराइड जैसे पोटेशियम जैसे आयन पाए जाते हैं। और सोडियम नाइट्रेट सामान्यतः मूत्र में उपस्थित नहीं होते। सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जठर ग्रंथि, अग्नाशय या पैरोडिट ग्रंथि? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि उसका जो है वो लीवर है। लीवर को यकृत बोलते हैं, है ना। तो यह मनुष्य मतलब वयस्क मनुष्य में इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस का स्त्राव भी करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। इसका सही जवाब है 67 का ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न से कौन वसा को वसा अम्ल द्वारा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को वसा अम्ल के द्वारा ग्लिसरॉल में लाइपेज बदलता है। लाइपेज बदलता है क्योंकि अग्नाशयी रस और आंत्र रस में पाया जाने वाला जो लाइपेज है वह एंजाइम और वसा को तोड़ करके उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 69, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का। निम्न से कौन छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? कंठ द्वार, ग्रसिका, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका ऑप्शन नंबर बी, ए छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है क्योंकि ग्रसनी के नीचे 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा जो होता है वह ग्रसिका जो भोजन नली में खुलता है और दूसरा कंठ द्वार होता है जो श्वास नली में खुलता है। ग्रसिका के छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ता है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन 70 के 70 जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।